हेलो स्टूडेंट, हम आपका चैप्टर 2 कर रहे थे भारत में स्थानीय प्रशासन के ऐतिहासिक विकास के बारे में, जिसका कि आज ये पार्ट 3 है। मैं आपको इसका पीडीएफ शेयर कर चुकी हूँ और उसके ऊपर अब ये आपको एक्सप्लेनेशन मैं दे रही हूँ। हमने प्रथम काल और द्वितीय काल तक पढ़ लिया था, अब हम तृतीय काल कर रहे हैं। तो स्थानीय प्रशासन के विकास का ब्रिटिश शासन के तहत जो तृतीय काल है वो 1919 से 1935 तक का है। 1919 से समझ जाएंगे आप, 1919 के अधिनियम पे बेस्ड है। 1919 का अधिनियम जो था उससे राज्यों में द्वैध शासन प्रणाली लागू हुई थी। द्वैध शासन प्रणाली क्या थी? इस अधिनियम के तहत राज्य के जो विषय थे उनको दो भागों में बांटा गया था, आरक्षित विषय और हस्तांतरित विषय। आरक्षित विषय जो थे वो गवर्नर जनरल और उसकी कार्यकारिणी के अधीन किए गए थे, यानी कि उन विषयों पर वो निर्णय ले सकते थे। जबकि आरक्षित विषय जो थे हस्तांतरित विषय जो चुने हुए मंत्री थे, जो विधानसभाएं राज्यों में गठित की गई थी, उनके जो मंत्री चुने जाते थे उनके अधीन किया गया था। तो इस जो बंटवारा किया गया था आरक्षित और हस्तांतरित का, इसमें जो स्थानीय स्वशासन का विषय था वो किसको सौंपा? प्रांतीय सरकारों को। यानी कि इसको रखा जो हस्तांतरित विषय थे उनमें, यानी कि ये चुने हुए जनता के प्रति जो उत्तरदायी मंत्री थे उनके अधीन किया गया था। अब इसके बाद क्या हुआ, क्योंकि जनता के प्रतिनिधियों को दे दिया और जो वो विधानसभा के प्रति उत्तरदायी थे, तो उन्होंने अपने अपने यहाँ पर कई प्रकार के नए नए अधिनियम पास कराए। जो भी चुनाव में उन्होंने वादे किए थे स्थानीय प्रशासन में सुधार के, उनके संदर्भ में उन्होंने काफ़ी अधिनियम पारित कराए। जैसे इससे क्या हुआ कि जो उनके कामकाज था ना, उसमें नया उत्साह आया। नगर पालिका चुनाव में भी लोगों ने पहले से ज़्यादा भाग लिया, क्योंकि उनको लगा कि अब ये हमारे हाथ में आने वाला है। तो इस काल की कुछ प्रमुख विशेषताएं अगर हम पढ़ें तो वो क्या हैं? पहला तो ये जो व्यवस्था थी ये केंद्रीय नियंत्रण से मुक्त हुई, यानी कि पूरी तरह से स्थानीय स्तर पर इसको सौंप दिया गया था, चुने हुए मंत्रियों के हाथ में आ गई थी। इससे संस्थाओं का लोकतंत्रीकरण हुआ, और लोकतंत्रीकरण के लिए क्या किया गया? निर्वाचन मंडल का विस्तार किया गया। और इसका जो अध्यक्ष था, इसके जो अध्यक्ष हुआ करते थे, यानी कि जैसे किसी भी प्रांत में, किसी शहर में नगर पालिका का चुनाव कराया गया है, तो उस नगर पालिका का जो अध्यक्ष बनता था वो गैर सरकारी व्यक्ति होता था। यानी कि अब उसकी गवर्नर जनरल में की कोई भागीदारी नहीं होती थी उसके मनोनयन में या उसके चुनने में, बल्कि जनता जिस व्यक्ति को चुनती थी वो उसका अध्यक्ष बनाया जाता था। इसके साथ ही मैं ऊपर आपको बता चुकी हूँ, अलग अलग प्रांतों ने अलग अलग अधिनियम पारित किए, तो इनको ज़्यादा शक्तियाँ और स्वायत्ता प्रदान की इन संस्थाओं को कि ये अपने क्षेत्र में किन किन कामों को कर सकती हैं। उसके अलावा राज्यों ने ग्राम पंचायतों का गठन भी किया, जिनको कई प्रकार की प्रशासनिक और न्यायिक शक्तियाँ सौंपी। साथ ही बजट निर्माण में भी इनको अधिक शक्तियाँ सौंपी गई। लेकिन इससे क्या होता है? इससे हुआ ये, क्योंकि स्थानीय स्तर पर अभी भी ये समस्या है और ये उस समय से भी जारी थी। जब भी किसी काम को स्थानीय स्तर पर सौंपा जाता है तो वो हमेशा छोटे मोटे स्वार्थों, लोकल लोग जो होते हैं वो अपनी लोकल अप्रोच के अकॉर्डिंग सोचते हैं और उन स्वार्थों को पूरा करने पर ज़्यादा ध्यान देने लगते हैं, बजाय किसी बड़ी व्यवस्था को समझने के। तो इससे इनमें क्या भ्रष्टाचार, पक्षपात और अकुशलता जो नॉर्मल है, अभी भी ये समस्या इन संस्थाओं के सामने है। ये समस्याएं पनप गई। धन एकत्रण में ये असफल रही। क्यों? क्योंकि लोकल लीडर जो थे वो लोकप्रियता पर काम करते हैं, वो कभी भी नए टैक्स लगाने पर विश्वास नहीं करते, क्योंकि उनको लगता है कि अगर उन्होंने नए टैक्स की बात करी तो जनता नाराज़ हो जाएगी, जो हो भी जाती है एक्चुअली। तो अभी भी ये संस्थाएं राज्य सरकारों और केंद्र सरकारों के अनुदान पर ही ज़्यादा जीती हैं, और ये ही इनके एक बाद में आप जब पढ़ेंगे तब आपको आगे पता चलेगा डिटेल में, इनके सामने वित्त की बहुत बड़ी समस्या रहती है, और वो इसी वजह से रहती है क्योंकि ये कभी भी टैक्स लगाने में ज़्यादा विश्वास नहीं करती हैं। इसके साथ ही इन पर आंतरिक नियंत्रण समाप्त कर दिया गया, सिर्फ बाह्य नियंत्रण रखा गया जो कि प्रभावी नहीं रहा। यानी कि दिन प्रतिदिन के कार्यों पर जो नियंत्रण होता था वो समाप्त कर दिया गया था, सिर्फ बाहरी नियंत्रण रखा जाता था जो अप्रभावी प्रकार का हुआ। साथ ही दलीय वैमनस्य और सांप्रदायिकता से घिरी, वो भारत में उस समय काल भी ऐसा था जो नेशनल लेवल पे भी इस तरह की समस्याएं चल रही थी, तो नीचे के लेवल पर भी आप इसे देखेंगे। सांप्रदायिकता अगर पूरे देश में फैली थी तो यहाँ भी फैलेगी। तो ये इस चरण की मुख्य विशेषताएं रही हैं। फिर जो चौथा चरण है हमारा,
वो 1937 से 1947 है। 1937 से आप समझ जाएंगे यानी कि 1935 के अधिनियम पर आधारित है। 1935 का अधिनियम एक्चुअली जब लागू हुआ था तो 1937 में हुआ है, इसीलिए इस काल को 1937 से 1947 कहा गया है। इसमें स्थानीय स्वशासन को राज्य का विषय बना दिया गया। 1935 के अधिनियम में एक्चुअली 1919 की जो व्यवस्था थी वो ख़त्म कर दी गई थी, यानी कि वो 2 विषयों में आरक्षित और हस्तांतरित में जो किया गया था वो सब खत्म कर दिया। द्वैध शासन प्रणाली को ही समाप्त कर दिया गया था राज्यों से, और 3 सूचियां बनाई गई, केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो ये जो रखा गया स्थानीय स्वशासन का विषय, इसको राज्य सूची का हिस्सा बनाया गया। इसको बनाने से क्या हुआ कि अलग अलग राज्यों में अलग अलग प्रकार के इस काल में विकास हुए हैं 1937 के बाद से। तो वो क्या विकास हुए हैं, तो जिस भी 1935 के अधिनियम के तहत जब चुनाव हुए तो जिस राज्य ने अपनी जनता से जो वादे किए उनको पूरा करने के लिए उन्होंने अलग अलग प्रकार के सुधार लगाए हैं। जैसे आपकी बुक में दिया हुआ है कि मद्रास और बिहार में पूरी तरह से मनोनयन को समाप्त कर दिया गया, यानी कि सरकार द्वारा चुने हुए कोई प्रतिनिधि नहीं होंगे, सीधे जनता जिन्हें चुनेगी वही आएंगे। और जैसे उत्तर प्रदेश में नगर पालिकाओं के सदस्यों के लिए वयस्क मताधिकार को लागू किया। इस प्रकार के कानूनों के चुनाव, मताधिकार, कार्य क्षेत्र आदि से संबंधित सुधार इस काल में किए गए। साथ ही इसी काल से इन संस्थाओं के कार्यकरण के संबंध में बहुत सारी समितियों और संस्थाओं का गठन किया गया, जो इन पे अध्ययन करती रही कि इनको और अधिक प्रभावी बनाने के लिए और अधिक समर्थ बनाने के लिए हमें क्या किया जाना चाहिए। उसके बाद भारत आज़ाद हो जाता है 1947 में। तो उसके बाद का जो डेवलपमेंट है वो स्वतंत्र भारत का विकास है। इसे 2 भागों में बांटकर हम पढ़ेंगे। 1948 से 1992 तक क्या रहा और 1992 और उसके पश्चात क्या रहा। 1948 से 1992 तक जो पहला चरण था उसमें हम जानते हैं इस बात को कि संविधान में जो स्थानीय प्रशासन है वो राज्य सूची का विषय है। इसमें वयस्क मताधिकार लागू कर दिया गया था, वो तो पूरे देश में चुनावों के लिए लागू किया गया था, तो इन पर भी लागू कर दिया गया। इनकी शक्तियों में वृद्धि की, चुनाव, वित्त, इस तरह की जो व्यवस्थाएं की गई कि इनके चुनाव होंगे समय समय पर, किस तरह से इनको वित्तीय सहायता दी जाएगी, कौन कौन से टैक्स ये लगा सकते हैं, ऐसे छोटे मोटे गाइडलाइंस इनके बारे में जारी किए गए थे। फिर 2 जो शुरुआती योजनाएं थी, पंचवर्षीय योजनाएं हमारे देश की, तब तक हम ग्रामीण भारत पर ज़्यादा केंद्रित थे और उन्हीं संस्थाओं को संगठित करने और उनके नवीनीकरण के लिए प्रयास कर रहे थे। तृतीय पंचवर्षीय योजना से हम नगरीय संस्थाओं के विकास पर भी जोर देने लगे हैं। तो इससे क्या हुआ है कि सभी राज्यों में एक्चुअली उनको इतना सीरियसली लिया नहीं, तो ये राज्य के अधीन स्थिति की तरह काम करते थे। मतलब मैं आपको बता चुकी हूँ कि इनके लोकल टैक्स का बहुत कम सिस्टम जो अभी भी है उस वक्त भी था। तो कोई भी संस्था अगर वित्तीय रूप से सुदृढ़ नहीं है तो वो बहुत ज़्यादा स्वायत्तता से काम नहीं कर सकती है। जो उनको पैसे देंगे, जो उनको अनुदान देंगे, उनको उनके अधीन रहकर या उनकी गाइडलाइन के अकॉर्डिंग काम करना पड़ेगा। तो ये जो संस्थाएँ थी इनके साथ ये समस्या रही कि राज्य के अधीन कार्य करती थी। फिर इस समय काल तक भी बहुत सारी कमियां सामने आती रहीं, इन पे अध्ययन और शोध होते रहे कि इनके साथ में ये समस्याएं हैं। फिर उनके ऊपर कई तरह की कमेटियां गठित होती रहीं। मेन 3 कमेटियां जिनके बारे में आपको जानना ज़रूरी है, जिन पर आपसे छोटा मोटा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है या ना भी पूछा जाए तो आपको इन 3 समितियों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। पहली कमेटी बलवंत राय मेहता समिति थी जो 1947 में गठित की गई थी। अशोक मेहता समिति 1978 में गठित की गई थी और ML सिंघवी समिति 1986 में गठित की गई थी। मैं आपको बलवंत राय मेहता समिति और अशोक मेहता समिति दोनों के बारे में भेज चुकी हूँ नोट्स के रूप में, तो आप उसमें पढ़ लीजिएगा। बलवंत राय मेहता समिति ने त्रिस्तरीय व्यवस्था जो हमारे यहाँ अब लागू की गई है 3 स्तरों पर, जैसे मैं आपको ग्रामीण स्वशासन पढ़ाऊँगी तो उसमें पंचायत समिति और जिला परिषद का जो गठन त्रिस्तरीय किया गया था, ये बलवंत राय मेहता समिति ने ही सबसे पहले रिकमेंड किया था। अशोक मेहता समिति 1978 में आई थी। उन्होंने 2 स्तरों की बात की थी कि 2 स्तर पर ही गठित किया जाना चाहिए, जो कि माना नहीं गया। ML सिंघवी समिति इस संदर्भ में महत्वपूर्ण है कि इसकी सिफारिश पर ही इन संस्थाओं को 1992 में संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था। उसके बाद आता है
आपका दूसरा डेवलपमेंट 1992 और उसके पश्चात वाला। इसमें आप जो देख रहे हैं मैंने कुछ पॉइंट लिखे हैं। एक्चुअली ये पॉइंट्स सिर्फ मैंने एक आपको फ्रेमवर्क के हिसाब से बता दिए हैं। मेन हम अब जो पढ़ना स्टार्ट करेंगे इसके बाद का हम जितना भी क्लास स्टार्ट करेंगे वो सारा का सारा आफ्टर 1992 अमेंडमेंट हो जाने के बाद, संविधान संशोधन 1992 के 73वें 74वें संविधान संशोधनों के बाद हमारा क्या स्ट्रक्चर है हम उसी के बारे में पढ़ेंगे। तो एक्चुअली आप 1992 और उसके पश्चात का डेवलपमेंट अब पूरा वो ही पढ़ेंगे, लेकिन मैंने आपको फ्रेमवर्क के आधार बताने के लिए, फ्रेमवर्क को समझाने के लिए लिख दिया है कि 73वें और 74वें संविधान संशोधन के द्वारा मेन संशोधन इनमें क्या किए गए। सबसे इम्पॉर्टेंट, संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। दूसरा, संविधान में 11वीं और 12वीं अनुसूची जोड़ी गई है जिसमें इनके काम हैं। पंचायतों के लिए 18 कामों का निर्धारण किया गया है और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 18 कामों का किया गया है। और तीसरा, त्रिस्तरीय व्यवस्था लागू की गई है। मैं आपको बता चुकी हूँ, ग्रामीण और नगरीय दोनों में सेम स्ट्रक्चर फॉलो किया गया है। 3 स्तर बनाए गए हैं। इनका कार्यकाल 5 वर्ष रखा गया है। 5 वर्ष खत्म होने से पहले संवैधानिक बाध्यता है कि राज्य सरकार इनके चुनाव करवा दें। ये प्रावधान बहुत इम्पॉर्टेंट था क्योंकि इससे पहले का जो समय काल था उसमें कई राज्यों में 15-15 साल तक इलेक्शंस ही नहीं होते थे इन संस्थाओं के। तो ये लाया गया कि हर 5 वर्ष में आप चुनाव कराएंगे और 5 वर्ष पूरा होने से पहले चुनाव प्रक्रिया पूरी हो जानी चाहिए, जिस प्रकार की लोकसभा की हो जाती है और विधानसभाओं की हो जाती है। उसके अलावा इसमें आरक्षण व्यवस्था लाई गई है, डिटेल में आप पढ़ेंगे। इसमें महिला आरक्षण दिया गया है, ओबीसी आरक्षण दिया गया है, SC/ST आरक्षण दिया गया है। फिर राज्य वित्त आयोग और राज्य चुनाव आयोग का गठन किया गया। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसमें इन संस्थाओं को वित्तीय रूप से सक्षम बनाने के लिए 74वें संविधान संशोधन में, जो कि नगरीय संस्थाओं से संबंधित है, उसमें राज्य वित्त आयोग का गठन का प्रावधान किया गया है। और ये जो आयोग है ये इसी बात की सिफारिश करता है कि स्थानीय संस्थाओं को किस प्रकार से अधिक वित्तीय रूप से सुदृढ़ बनाया जाए। साथ ही 74वें संविधान संशोधन के द्वारा ही राज्य चुनाव आयोग का गठन किया गया। ये संस्था पंचायतों के चुनाव से संबंधित व्यवस्था को पूरा देखती है और हर 5 साल पूरा होने पर इनके चुनाव कराए जाते हैं। जिला आयोजना समिति 74वें संविधान संशोधन से संबंधित ही है। इसमें एक तरीके से आप ऐसे समझिए कि हमारा जो केंद्रीकृत ढांचा था, योजना आयोग के द्वारा जो निर्मित किया गया था, उसको विकेंद्रीकृत रूप देने के लिए जिला योजना समितियों का गठन किया जाता था। ये समितियां जो संबंधित जिला होता था उसकी लोकल ज़रूरतों, उसकी जो स्थानीय ज़रूरतें होती थी, आवश्यकताएं होती थी, उसके हिसाब से प्लानिंग बना करके कलेक्टर को सौंपते थे और कलेक्टर फिर उन्हें राज्य आयोजना तक पहुंचाता था। तो एक तरीके से ये कोशिश की गई कि टॉप डाउन के बजाय डाउन टू टॉप अप्रोच विकास को लेकर अपनाई जाए और इसीलिए जिला योजना समितियों का गठन किया गया था। ये मोटा फ्रेमवर्क है। आप ऐसे मत समझिएगा कि इतना फटाफट मैम ने उड़ा दिया, क्योंकि अब हम जो पढ़ेंगे वो सारा इसका डिटेल ही पढ़ेंगे, इसीलिए आपको एक पॉइंट अच्छे से क्लियर होगा, इसलिए मैंने आपको ये शॉर्ट में बताया है। अब यहाँ से आगे आपका जो चैप्टर हैं, ये बेसिक चैप्टर थे दोनों, जिसमें मेन चीज़ें आपको बताई गई हैं। उसके बाद 2 भागों में विभाजित है ये, स्थानीय ग्रामीण मतलब ग्रामीण प्रशासन और नगरीय स्थानीय प्रशासन, 2 भागों में है। तो ग्रामीण स्थानीय प्रशासन आपको मैं कराऊंगी, नगरीय स्थानीय प्रशासन जैसा कि आप समझ चुके होंगे, ज्योति मैम उसके ऊपर वीडियोज़ भेज रही हैं आपको, तो वो कराएंगे। तो अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो उससे संबंधित होगा। थैंक यू सो मच।